अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। सुनने में नहीं आया? ठीक। आपको याद भी नहीं होगा, जब आप बहुत छोटे थे ना, तो एक दिन पहले 1 साल 2 साल 3 साल की उम्र में घर में आराम से खेलते रहे, खुश रहे, खाना पीना हर चीज़, हर ज़रूरियत पूरी होती रही। एक दिन अम्मी अब्बा बोले कि नहीं, अब तुमको स्कूल जाना है, तो तुमको हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती लेके स्कूल में भेजा गया। तुम रोते हुए पीछे भाग के गए, अम्मी मुझे मत छोड़ो, फिर ढकेला गया। चलो, शुरू हो गई तालीम। पहले साल दूसरे साल में क्या हुआ, कुछ खेलते थे, कुछ गाने गाते थे, कुछ और एक्टिविटीज़ करते थे। ऐसा लगा कि हाँ भाई स्कूल अच्छी जगह है, दोस्त अहबाब हैं, सब चीज़ है। उसके बाद बोला गया कि नहीं, अब तुमको सीखना है। अंग्रेज़ी में है तो ABCD, उर्दू में है तो अलिफ बे ते से। जैसे वो सीखने लगे तो बोले कि नहीं, अब तुमको हिसाब भी सीखना है, 1 2 3 4, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, वो सब सिखाया गया। जैसे अरिथमेटिक पे हावी होते गए तो बोले कि नहीं, अब ज्योमेट्री सीखना है। ज्योमेट्री पे हावी हुए तो बोले अलजेब्रा सीखना है। अलजेब्रा पे हावी हुए तो बोले ट्रिग्नोमेट्री सीखना है। एक 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 करते 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 अब आप जो है 10वीं जमात तक आ चुके हैं। अब तक जो कुछ भी तालीम थी आपकी, वो आपको बताया गया कि ये सिलेबस है, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये पोर्शन है, ये टेक्स्ट बुक है, बस पढ़ते जाओ। एक के बाद एक, साल ब साल जो है इम्तिहान देते जाओ, और इम्तिहान का जब नतीजा निकले तो घर रिपोर्ट लेके गए और अब्बा बोलेगे ये क्या यार, इस सब्जेक्ट में इतने कम मार्क्स क्यों मिले? नहीं अब्बा देखो, ये सब्जेक्ट में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। ओ तो मालूम है मेरे को, लेकिन ये सब्जेक्ट में क्यों मिले? तो एक लेक्चर सुनना पड़ा। खेल कूद में मसरूफ़ हो तुम, पढ़ाई पर जहन नहीं देते हो। सुनते गए, हाँ उनका काम है डांटना, हमारा काम है मुंडी नीचे करके सुन लेना, उसके बाद खेल में लगे रहना। साल ब साल चलता गया, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। 10वीं के बाद आपको चंद फैसले लेना है। पहला फैसला ये है कि आगे पढ़ें या ना पढ़ें। इतनी मेहनत करके, इतनी तकलीफ़ करके 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम दिए, बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर कर लिए, अब काहे को यार, बस हो गया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे आपका जो भी एम हो, आपका जो भी गोल हो, करियर हो, जब तक कि आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन ना हो, जब तक आप में वो काबिलियत आप अपनी प्रूव ना कर सकें, हमेशा जो है ये बताया जाएगा कि ये तो ड्रॉप आउट है, ये तो आला तालीम हासिल नहीं किया है। जितने भी आप काबिल हो, आप समझो अपना बिजनेस ही शुरू करते हैं, आप बिजनेस में बड़े कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन हमेशा ये बोला जाएगा कि क्या तालीम किया यार, 10वीं 12वीं तक पढ़ के छोड़ दिया, ये पढ़ा लिखा इंसान नहीं है। तो आपको ये जो है सुनना पड़ेगा ज़िंदगी भर। इसीलिए जब आज ये मौका है, जैसा कि आपके वालिदैन आपको लाकर स्कूल में दाखिला दिए, उसका भी आप शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपके वालिदैन बोलते कि नहीं बेटा आओ कारोबार में लग जाओ, आपको तालीम नहीं दिए होते, आपको तालीम दिया गया है। उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करना है आपके वालिदैन से कि उन्होंने आपको न सिर्फ स्कूल में दाखिला दिलाया, बल्कि पूरे 10 साल पहली से लेके 10वीं जमात तक आपको बढ़ाते गए आगे, और आपको यहाँ तक लाया आपने। अब सवाल उठता है कि इसके आगे हमको क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़, जब हम करियर्स के बारे में, UPSC, ये वो जो बातें हैं, वो तो मैं करूँगा 2-4 मिनट में, लेकिन पहले मैं आपको ये बोल दूँ कि आप में एक जुस्तजू होनी चाहिए। इस उम्र में आप में एक हौसला होना चाहिए कि मुझे भी कुछ हासिल करना है, मुझे भी कुछ कामयाबी लाना है, मुझे भी अपना सर ऊंचा रख के आगे बढ़ना है। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनके वालिदैन के पास कारोबार है, पैसा है, सब चीज़ है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास क्या है, आपने क्या हासिल किया? दुनिया हमेशा आपसे ये पूछेगी। ठीक है, बाप दादा की अगर तुम्हारे पास कारोबार भी था या जायदाद भी थी तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने क्या किया? तो यहाँ आपको आगे बढ़ना है। और इस चीज़ में मैं आपको एक बता दूं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है एहसास कमतरी,
लो सेल्फ एस्टीम। अगर आप में ये एहसास कमतरी हो कि मैं शायद कुछ काबिल नहीं हूँ, हर तालिब इल्म जो है 90% 100% नहीं लाता, कोई 80-90% लाता है, कोई 40-50% लाता है, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक आप में ये जुस्तजू ना हो कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे अपना सर ऊंचा रख के आज से 2 साल 4 साल 6 साल के बाद ये कहना है कि हाँ मैंने मेहनत की, मैंने जुस्तजू की और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसके बाद आपको जो करना है आप कीजिए। तो पहले तो आप ये इरादा कर लीजिए कि मुझे आला तालीम हासिल करना है, जहाँ तक हो सके जिस भी मौके मिल सके मुझे करना है। अभी आपने सुना कि कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको फ्री तालीम दी जाती है, कई ऐसे मौके हैं जहाँ पर आपको बहुत पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर एडमिशन के लिए आपको 80% की ज़रूरत नहीं। हाँ, चंद ऐसे आला इदारे हैं जो बोलते हैं कि हम सिर्फ 60% या 90% वालों को लेंगे, कोई बात नहीं, छोड़ दो उनको, अगर आप में उतने परसेंटेज ना हो तो। कई ऐसे भी आला इदारे हैं, आला तालीम के इदारे हैं जो 40% 60% वालों को भी लेते हैं। तो आपकी काबिलियत के हिसाब से, आपके परसेंटेज के लिहाज से आप जुस्तजू करते जाइए। तो पहला जो आपको कदम लेना है अब ये है कि 10वीं पास करने के बाद मैं अगले 2 साल साइंस पढूं या कॉमर्स पढूं या आर्ट्स पढूं, या उस चीज़ को छोड़ के मैं डिप्लोमा में चले जाऊं, ये आपको डिसीजन लेना है। इसमें मैं आपको एक बात ये बोल दूं कि कोई ऐसा शोबा दूसरों से आला नहीं है। ये पहले हुआ करता था, अभी ऐसा नहीं है कि साइंस के जो तालिब इल्म हैं उनको बेटर करियर मिलता है और कॉमर्स वालों को कम मिलता है और ह्यूमैनिटीज़ वालों को उससे कम मिलता है। पहले हुआ करता था, अब नहीं होता है। आज आप देखेंगे कि चाहे कॉमर्स स्टूडेंट हो चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट हो, अगर वो काबिल है सबसे पहले, दूसरे वो मेहनत करता है, और तीसरे सही रास्ता इख्तियार करता है, वो सही रास्ता अब हम डिस्कस करेंगे, तो आप उतना ही कामयाब हो सकते हैं, उतनी ही ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। अच्छा, आज का जो मेन उन्वान ये है कि जो सरकारी नौकरी होती है, गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं, आला पोजीशंस होते हैं गवर्नमेंट की सर्विस में, यूपीएससी कहा जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके अगर एग्ज़ाम्स आप पास कर लें तो आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईएफएस ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात ये दिखा दूँ कि किसी भी आला एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको अगर compete करना है तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना है। किस शोबे में ग्रेजुएट? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, किसी भी शोबे में आपको एक रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आप अपेयर कर सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के लिए, मिलिट्री एग्ज़ाम्स के लिए। तब सवाल ये उठता है कि मैं किस शोबे में ग्रेजुएशन करूं? जैसा कि आप जानते हैं, पहले के बनिस्बत आजकल इतने सारी वैरायटी खुल गए हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं। कई बार लोग भटकाते हैं कि इस शोबे में या इस करियर में बहुत स्कोप है, इस करियर में स्कोप नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें स्कोप नहीं है, बेशर्ते कि आप अपने आप को काबिल बनाएं। अगर आप में वो रुझान है, अगर आप में वो एप्टीट्यूड है और वो टैलेंट है और वो स्किल्स हैं अगर आप में, तो आप कोई भी शोबा आप सेलेक्ट कीजिए, कोई भी करियर सेलेक्ट कीजिए, आप इंशाल्लाह कामयाब हो सकते हैं। ये आपकी खुशमती है कि आप ये 21वीं सदी में पैदा हुए हैं हमारे इस ग्रेट कंट्री इंडिया में, क्योंकि हमारा मुल्क जो है जिस तरीके से तरक्की कर रहा है और जिस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ खुलते जा रहे हैं, वो 10 साल 20 साल पहले आपके वालिदैन के दौर में नहीं थे।
आज हर शख्स अगर वो सही रास्ता इख्तियार करता है, अगर वो रैशनल है, अगर वो सोच समझ के अपने आप के काबिलियत के बिना पर अगर वो रास्ता सेलेक्ट करता है तो वो कामयाब हो सकता है, पैसे कमा सकता है, इज्जत कमा सकता है। तो उस चीज़ को मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन मैं फिर एक बार दोहरा दूं कि अगर आप में ये जुस्तजू नहीं है, अगर आप में एहसास कमतरी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल या सेल्फ एस्टीम लेवल, अरे नहीं उसका तो मैं सुना कि बहुत मुश्किल है, उसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा है, उसमें कंपटीशन बहुत है, अगर ये रवैया आपका हो तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए क्योंकि अगर आप एक चीज़ में कामयाब ना हो तो आप उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर सिविल सर्विस में आपको एंट्रेंस नहीं मिला तो आप दूसरे सिविल सर्विस में जा सकते हैं। अगर आपका एम है कि मैं इंजीनियर बनूंगा और मैं आईआईटी में पढ़ूंगा, अगर आपको आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला तो 100-200 बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिनकी तालीम आईआईटी के बराबर है, आपको कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिलेगा। उसी तरीके से खर्चे का सवाल है। मैं जानता हूँ कि कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि आपको हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स और लोन्स मिलते हैं, मालूम कीजिए। अगर आपके वालिदैन अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं लेकिन आपको एडमिशन मिल सकता है एक आला इदारे में, तो सिर्फ इस बात पर मत छोड़ दीजिए कि नहीं उसकी फ़ीस तो इतनी है, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके तरीक़े हैं। पहले आपको काबिल बनना है कि हाँ मुझे दाखिला मिले अच्छे से अच्छे इदारे में। अब उस चीज़ का सिलेक्शन जो है, मैंने जैसा कहा, आप अपनी काबिलियत देख के कीजिए। अगर आप मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में बहुत पुअर मार्क्स ला रहे हैं तो महज इस वजह से कि लोग कहते हैं कि अरे साइंस स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे करियर मिलते हैं, आप ज़बरदस्ती साइंस में जाएंगे, स्ट्रगल करेंगे, मार्क्स ठीक नहीं मिलेगा और भी आपकी एहसास कमतरी हो जाएगी और आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। हो सकता है कि आपकी काबिलियत कॉमर्स में हो सकता है आपकी काबिलियत आर्ट्स में हो। तो ये कदम आप रुकिए मत जब कि आपका 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाए और आपको एडमिशन लेना है। जब बैठ के सोचेंगे तो नहीं होगा, आज ही कीजिए, अब तक अगर आप नहीं किए हैं तो, कि मेरे में कौन सी काबिलियत है, मेरे लिए कौन सा करियर बेहतर है और उस करियर में जाने के लिए मुझे +2 में कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। मालूमात कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। कई ऐसे तालिब इल्म को जानता हूँ मैं जो मालूम भी नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं। एक ही मिसाल देता हूँ, कुछ ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मुझे साइंस में बहुत दिलचस्पी है लेकिन मैं मैथमेटिक्स में बहुत पुअर हूँ। अगर साइंस पढ़ना है तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब एक साथ पढ़ना होता है। यहाँ पर आपके तमिलनाडु में आप मालूम कीजिए, मेरा उतना इल्म नहीं है, लेकिन अगर आप बेंगलोर आए या कर्नाटक का देखें तो कई ऐसे पीयूसी इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं जो आपको साइंस में दाखिला देते हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स की जगह आप होम साइंस ले सकते हैं, साइकोलॉजी ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आप साइंस ले रहे हैं तो मैथ्स ही लेना है। अगर आप मैथ्स में कमज़ोर है तो छोड़ दीजिए। आप यही है कि आपको इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं मिलेगा, आपको मेडिसिन में मिलेगा, आपको कई साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कई लोग जिनको मौके होते हैं अच्छे करियर सेलेक्ट करने के लिए और अच्छे करियर में काबिल होने के लिए, सिर्फ अपने इग्नोरेंस की वजह से छोड़ देते हैं और बाद में पता चलता है कि अरे ये भी कर सकता था। ये मौका है, इस वक्त मौका है आपको कि जितने मालूमात कर सकते हैं कीजिए। कितने करियर्स हैं आप मालूम करते जाइए। जब भी आप किसी से मिलें, आप डॉक्टर साहब से मिलेंगे, आप पूछिए डॉक्टर साहब डॉक्टर कैसे बनते हैं। आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बने, पहले तो डॉक्टर बने, उसके बाद स्पेशलाइजेशन किया गया। कितने साल की पढ़ाई, कैसे एडमिशन होता है, कितनी उसमें काबिलियत की ज़रूरत है। समझो आपको ऐसा दिखता है कि नहीं, मैं जो ये बड़े बड़े ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स और ये सब हैं उसमें मैं कामयाब नहीं हो सकता हूँ, तो क्या मैं डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ? क्या मैं हेल्थ के फील्ड में नहीं काम कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। आपको
दूसरे शोबे हैं मेडिसिन में, जैसे कि आप यूनानी डॉक्टर बन सकते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं। उसमें उतना कंपटीशन नहीं है, उतनी फीस नहीं है जितना कि MBBS में है। उसी तरीके से पैरामेडिकल साइंसेज हैं, इतने सारे पैरामेडिकल साइंसेज आजकल आ गए हैं, इतने सारे कॉलेजेस खुल गए हैं जहाँ पर आपको दाखिला मिलता है 4 ईयर डिग्री कोर्सेज में। मिसाल के तौर पे स्पीच एंड हियरिंग, जिन लोगों के हियरिंग कमज़ोर है या जिनमें बात करने की क़ुव्वत नहीं है, तो स्पीच एंड हियरिंग का डिग्री कोर्स है। ऑप्टोमेट्री का डिग्री कोर्स है, आंखें का। कार्डियोलॉजी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स है। फिजियोथेरेपी का कोर्स है। अगर आप एकेडमिक ओरिएंटेड नहीं है लेकिन आपके हाथ अच्छे मजबूत हैं और अच्छा काम कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में कामयाब हैं, तो आपको मालूम है कि आप में एक काइनेस्थेटिक स्किल है, यानी कि हाथ आपके जो है जवाब देते हैं बराबर जो आपका जहन कहता है। तो 4 ईयर BPT कर लीजिए आप, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, उससे भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। उसमें आला तालीम हासिल कर सकते हैं आप। 2 साल का MPT भी है, मास्टर इन फिजियोथेरेपी। तो अगर आपको मालूमात हो, अगर आप ये कहें कि इसमें अगर नहीं मिला तो उसमें करेंगे, वो नहीं तो वो नहीं तो वो, उन तरीके के लोग कामयाब होते हैं। सबसे बेहतरीन मिसाल आप ही के स्टेट की है। कई साल पहले एक नौजवान लड़का रामेश्वरम नाम के गांव में रहता था, बिल्कुल ही रिमोट एरिया जहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ मालूमात नहीं, अंग्रेजी पढ़ने वाले नहीं थे। वो देखता था कि एयरफोर्स के प्लेन्स आसमान में घूमते हैं और इनके गांव के ऊपर से चक्कर लगाते हैं, और उसको एक ख्वाहिश हुई कि मुझे भी वहां जाना है। बहुत जुस्तजू की उन्होंने, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, कामयाब हुए, पढ़ाई किए, इंडियन एयरफोर्स के दाखिले के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया उन्होंने, करीब सेलेक्ट होते हुए रह गए, नहीं मिला उनको पायलट का ओहदा इंडियन एयरफोर्स में। तो क्या किए, वो बोले अगर मैं हवाई जहाज़ उड़ा नहीं सकता हूँ तो हवाई जहाज़ बना ज़रूर सकता हूँ। तो वो गए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने के लिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जब उन्होंने कामयाबी हासिल की तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में उनको नौकरी मिली। वहाँ से उनको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ना सिर्फ नौकरी मिली बल्कि उसके चेयरमैन बने। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र बने ऑन साइंटिफिक अफेयर्स, और उसके बाद हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर अब्दुल कलाम। हालांकि डॉक्टर अब्दुल कलाम काफ़ी ज़हीन थे और बहुत काबिल थे, लेकिन मैं ये भी कह दूं आपको कि उन जैसे हज़ारों नौजवान उस वक्त के उतने ही काबिल थे। उन लोगों ने वो महारत हासिल नहीं की जो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने हासिल की। क्यों? क्योंकि ये उम्मीद नहीं छोड़े, ये ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते गए और स्टेप बाय स्टेप रास्ता अपना बनाते हुए ऊपर तक पहुँचे। चूँकि आप सब जानते हैं उनका नाम, इसलिए मैं ऐसा नाम ले रहा हूँ। मैं पर्सनली ऐसे कई सौ कई हज़ार लोगों को जानता हूँ जो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति नहीं बने या उतने ओहदे पर नहीं गए, लेकिन बड़े कामयाब करियर्स रहे हैं उनके, बहुत ही सक्सेसफुल और बड़े प्राउड लोग रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि आपको आगे चल के जो कुछ भी करना है उसके लिए सबसे पहले आपको काबिलियत और एक डिग्री हासिल करना है। तो आप सेलेक्ट कीजिए कि कौन सी डिग्री मेरे लिए बेहतरीन होगी। UPSC के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें चंद महसूस ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें पर्टिकुलर डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि समझिए आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS में जाना चाह रहे हैं तो यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट इन साइंस और इन इंजीनियरिंग। आपको अगर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में जाना है तो यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स। इन महदूद सर्विसेज को छोड़ते हुए
इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स और जीएसटी के जो ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन रेलवेज सर्विस, इंडियन कैंटोनमेंट एंड डिफेंस कैंटोनमेंट सर्विसेज, इन सब सर्विसेज के लिए आपको बस ग्रेजुएट होना पड़ता है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन ऐसे शोबे में करें जिसमें आपकी काबिलियत, आपकी जुस्तजू, आपका जो बोलते हैं ना कि एक एप्टीट्यूड हो, तो चाहे आप फाइनली सेलेक्ट हो या नहीं हो, आप में ऑलरेडी काबिलियत है, आप जाके प्राइवेट सेक्टर में बेहतरीन कमा सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपने आप का कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो उस चीज़ पर आप जो है गौर कीजिए। दूसरे ये कि जो गवर्नमेंट के सर्विसेज होते हैं उसमें उसको आप दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, सिविलियन सर्विसेज एंड मिलिट्री सर्विसेज। दोनों में सिलेक्शन हर मुख्तलिफ लेवल पर होता है। सिविल सर्विसेज के बारे में मैं कुछ थोड़ा सा आपको समझा दूंगा, इसीलिए मैं मेरे साथी जो हैं कर्नल विनोद, उनको मैं साथ ले आया हूं, चूँकि इन्होंने 22 साल सर्विस की इंडियन आर्मी में और हिंदुस्तान के हर कोने पर रहे, मुख्तलिफ आर्मी के भी मुख्तलिफ शोबों में इन्होंने काम किया और इनका एक्सपीरियंस है। तो ये आपको बताएंगे कि आपको अगर आपको मिलिट्री सर्विस में जाना है, और मिलिट्री आप याद रखिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, 3 शोबे हैं मिलिट्री में। तो अगर आपको उनमें दाखिला लेना है तो क्या क्या उसके तौर तरीक़े हैं, क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं अभी उनको बुलाऊंगा और वो आपको बता देंगे। लेकिन अब पहले हम जो है सिविल सर्विस की तरफ जाते हैं। सबसे जो डिमांड में है, सबसे पॉपुलर है और सबसे जो आला समझा जाता है वो है यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। Any graduate from any recognized Indian university is eligible to sit for that civil services exam. उसके दो लेवल्स होते हैं, एक प्रीलिम्स और एक मेंस। कई लाख कैंडिडेट्स प्रीलिम्स के लिए बैठते हैं, उसमें से चंद सेलेक्ट होते हैं मेंस के लिए। सेकेंड लेवल में वो मेंस का एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद फिज़िकल फिटनेस, उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट, फिर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तकरीबन हर साल 1000 के ऊपर जो है सीट्स हैं मुख्तलिफ सर्विसेज में। सबसे ज़्यादा डिमांड किसका है? इंडियन फॉरेन सर्विस का। तो अगर आपका रैंक उतना ऊंचा हो, आपको इंडियन फॉरेन सर्विस मिलेगी। दूसरा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आपके जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं या सेक्रेटेरिएट में जो सेक्रेटरीज और कमिश्नर्स होते हैं, ये सब IAS होते हैं, तो उसका सिलेक्शन है। तकरीबन 100-120 डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज हर साल सेलेक्ट किए जाते हैं पूरे मुल्क से। फिर IPS, वो तो आप देखे ही होंगे, यूनिफॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस, IPS में सेलेक्ट हो सकते हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विस, मुख्तलिफ सर्विसेज हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रैंक आपको वो सर्विस जो है मिलेगी। अगर किसी वजह से आप में उतनी ऊंची काबिलियत नहीं है, उतना आप में जहन नहीं है कि टॉप करें उसमें, तो ये भी मैं बता दूं कि दूसरे भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। UPSC सिर्फ सिविल सर्विस एग्ज़ाम नहीं होल्ड करता। एक मिसाल के तौर पे अगर आप कभी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स या एयरपोर्ट में जाएंगे तो आप पुलिस के टाइप का यूनिफॉर्म पहने हुए ऑफिसर्स को देखेंगे, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, उनके शोल्डर के ऊपर CISF लिखा हुआ होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो एग्ज़ाम्स सेपरेटली होते हैं फॉर व्हाट इज़ नोन एज द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, CAPF। उसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस है, उसमें सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, उसमें इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस है। इन सब के लिए एक अलहदा एग्ज़ाम होता है जो बनिस्बत IAS और IPS के थोड़ा सा इजी है एडमिशन के लिए। उतना कंपटीशन नहीं है जितना कि IAS, IPS, IFS के लिए होता है, लेकिन उसमें फिजिकल फिटनेस हैज़ टू बी वेरी गुड। तो अभी से शुरू कर लीजिए। अगर आप किसी भी यूनिफॉर्म सर्विस में जाना चाहते हैं, चाहे मिलिट्री हो,
चाहे पैरामिलिट्री जिसको कहते हैं, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, कोई भी ऐसा हो, या आईपीएस हो या कोई भी हो, तो आप पहले से ये तैयार हो जाएं कि यू शुड बी फिजिकली फिट। किस तरीके के टेस्टिंग की जाती है आपको फिजिकली, उस चीज़ की प्रैक्टिस अभी से कीजिए आप। और खुशखबरी ये है कि एक एक करके जितने भी ऐसे शोबे हैं, इंक्लूडिंग आर्मी, इंक्लूडिंग दी सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, इंक्लूडिंग आईपीएस, उसमें ख़वातीन को भी लिया जा रहा है बड़ी से बड़ी तादाद में। तो लड़कियों में जिनमें ये जुस्तजू है और जिनको इजाज़त है उनके वालिदैन से, तो वो भी कम्पीट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपने सुना होगा कि जो एयरफोर्स में जो सबसे डिमांड में होता है या सबसे जो ग्लोरियस सर्विस होती है, वो है फाइटर जेट पायलट्स, जो मुल्क के डिफेंस करते हैं थ्रू फ्लाइंग फाइटर जेट प्लेन्स। पहली बार पिछले 5 साल पहले या 6 साल पहले लड़कियों को एडमिशन दिया गया था टू बिकम फाइटर पायलट्स, और हर साल फाइटर पायलट्स के सिलेक्शन में कम से कम 2, 4, 6 लड़कियां भी एडमिट हो रहे हैं, और उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। ये मैं मिसाल सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि जो लड़कियां बैठी हुई हैं यहाँ पर, आप ये मत सोचिए कि नहीं वो तो सिर्फ लड़कों के लिए है, ये हमको नहीं मिल सकता है, या जो कुछ भी है। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको सिविल सर्विसेज के मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स के बारे में बताया, आप गूगल करके देखिए, लाइक यूपीएससी, देयर इज़ अनदर इंस्टीट्यूशन विच इज़ कॉल्ड SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जो लोग क्लास 1 सर्विसेज में काबिलियत नहीं ला सकते हैं या सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं, they can appear for entrance exams in staff selection commission। जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस में अगर आप सेलेक्ट हो गए इनकम टैक्स सर्विस में, तो आप असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनते हैं। लेकिन एसएससी ऑल्सो होल्ड्स एन एग्जाम फॉर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स, एक दर्जा नीचे। एक बार आप सेलेक्ट हो जाएं उसमें, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमानेंट सर्विस में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएं, तो चंद सालों में आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे, और चंद सालों में आप असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे, डिप्टी कमिश्नर बनेंगे। कई लोगों को यह मालूम भी नहीं है कि एसएससी नाम का एक इदारा भी है। एंट्रेंस थ्रू एसएससी फॉर वेरियस लेवल्स, various services is comparatively easy। तो अगर किसी वजह से आप यूपीएससी में ना क्वालिफाई हो, तो आप एसएससी के एग्ज़ाम दीजिए। ये जो मैं सेंट्रल पुलिस सर्विसेज की बात कर रहा था, अगर आपको सीआईएसएफ में या सीआरपी में इंस्पेक्टर बनना है, तो सिलेक्शन इज नॉट डन बाय यूपीएससी, सिलेक्शन इज डन बाय एसएससी। उसी तरीके से आपके स्टेट सिलेक्शन बोर्ड्स होते हैं। तो जहाँ तक हो सके, अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे एक सिक्योर गवर्नमेंट सर्विस चाहिए जिसमें कि एक इज़्ज़त भी हो, एक कंटिन्यूटी हो और एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी हो, तो यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कई लोगों को ये गलत फहमी है कि फ़लाने ज़ात के लोगों को नहीं लिया जाता या फ़लाने स्टेट के लोगों को नहीं दिया जाता है। चूँकि मेरे कुछ ऐसे लोग, यहाँ तक कि मेरे करीबी रिश्तेदार चेयरमैन भी रह चुके हैं यूपीएससी के, मैंने करीब से देखा है कि इंस्टीट्यूशन लाइक यूपीएससी आज तक भी दे आर इनकरप्टिबल, दे गो ओनली बाय मेरिट। वो ये नहीं देखते कि आपका नाम क्या है या आप कौन से स्टेट के हैं या क्या हैं, या किस शोबे में आपने तालीम हासिल की। ऑल इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग उर्दू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर दीज एग्जाम्स। अच्छा, अब रहा सवाल कि कौन सेलेक्ट होता है इन एग्जामिनेशंस में। नॉट नेसेसरली द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, इट इज़ पीपल हु प्रिपेयर बेस्ट। और वो प्रिपरेशन कब और कहाँ शुरू होता है? अभी कुछ देर पहले तनवीर साहब ने आपको बोला कि एक चिट्ठी और एक पेन रखिए और
कोई पॉइंट्स अगर ऐसे हों तो उसको नोट कर लीजिए। अब मैंने आपको एसएससी कहा, आप घर जाने के बाद भूल जाएंगे कि वो एसएससी बोले थे या एसपीसी बोले थे या एसओसी बोले थे। तो अगर आपके पास एक कलम और एक कागज़ हो तो आप लिख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी। ये अगर आप आदत बना लें, जो कि मैंने किया, आज तक भी मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे साथ एक कागज़ और कलम साथ होता है। अभी जो चीज़ें कही गई जिसमें से मुझे कुछ सीखने का है, मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। मैं वापस जाकर इसको भी अपने नोट्स में इंक्लूड करूँगा। अगली बार किसी से मुखातिब होना हो तो मेरी तालीम बढ़ जाती है इसमें। तो मैं क्यों कह रहा था कि हु आर द पीपल हु सक्सीड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये वो लोग हैं जो बहुत पहले से और सिस्टमेटिकली अपनी तैयारी शुरू करते हैं 9-10 स्टैंडर्ड से। फॉर एग्जांपल, किसी भी गवर्नमेंट ऑल इंडिया सर्विस या कोई ऐसे क्लास 1 सर्विसेज हैं तो एक चीज़ उसमें जो पूछी जाती है वो है जनरल नॉलेज। आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद जब आप ग्रेजुएट होंगे और आप समझिए यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे या एसएससी का एग्ज़ाम देंगे, तो आपसे अगर पूछा गया कि कोविड कब आया था और क्यों आया था और उसका क्या नतीजा था, अगर आप जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आप भूल जाएंगे। आपको याद नहीं रहेगा कि हाँ आया था कोविड, हमको भी याद है कर्फ्यू हुआ था, लेकिन कब हुआ था, कितने दिन के लिए हुआ था, कैसे उसको हम ओवरकम किए, गवर्नमेंट ने क्या किया, सिटीजन्स ने क्या किया, वो पूछा जाएगा आपसे। तो प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर जनरल नॉलेज, प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर फिजिकल फिटनेस and preparing yourself to develop that confidence to be able to face interviews. सामने वाला जो भी सवाल पूछे, क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ और साथ ही साथ नरमी के साथ, मॉडेस्टी के साथ, क्या आप आंख से आंख मिलाकर जवाब दे सकते हैं क्या? अगर आप वो काबिलियत बना लें तो आपको चाहे किसी भी शोबे में, किसी भी टाइप के करियर में आप जाएं तो आप कामयाब होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैंने सोचा कि एक 5 मिनट में रिक्वेस्ट करूंगा कर्नल विनोद से, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आपसे कि सिलेक्शन इज़ डन फॉर द आर्मी। आर्मी का सबसे बड़ा शोबा है, आर्मी में तकरीबन 12-13 लाख मुलाजिम होते हैं। एयरफोर्स एंड नेवी, ये 3 शोबे हैं। हर शोबे में अलग अलग तरीके के एंट्रेंसेस होते हैं। जैसा 12वीं जमात के बाद एक एनडीए एग्ज़ाम होता है, वो आपको सुनाएंगे। ग्रेजुएशन के बाद कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम होता है। उसमें आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे उसकी तैयारी करेंगे और क्या क्या आपके लिए ओपनिंग्स हैं। मालूम नहीं आप में से कितने इस बात से वाकिफ़ हैं कि चंद महीने पहले गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम शुरू किया मिलिट्री सर्विस के लिए, उसको कहते हैं अग्निवीर। आज लोग सेलेक्ट किए जा रहे हैं मिलिट्री सर्विस में 4 साल की सर्विस के लिए। सिर्फ 4 साल अगर आप मिलिट्री में सर्व करेंगे तो आपको तकरीबन तनख्वाह और सब फैसिलिटीज़ और जो कुछ भी दिया जाता है वो तो दिया ही जाएगा। जब आप डिस्चार्ज होंगे 4 साल के बाद तो आपको तकरीबन 11-12 लाख लमसम अमाउंट दिया जाएगा। और कितने ऐसे प्राइवेट इदारे हैं जिन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि जैसे ये फर्स्ट बैच अग्निवीर का पास आउट होगा और 4 साल की सर्विस कंप्लीट करेगा तो हम इनको लेने को तैयार हैं। क्योंकि 4 साल मिलिट्री सर्विस में जो कैरेक्टर बनता है, जो डिसिप्लिन बनता है, वो कॉलेजेस में 4 साल पढ़ने से नहीं बनता है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि कर्नल विनोद आपको थोड़ा सा एक कंप्लीट ओवरव्यू दे दें कि व्हाट आर द वेज एंड मीन्स टू गेट सिलेक्टेड इनटू मिलिट्री सर्विस एंड व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर। शुक्रिया अली साहब। जैसे कि डॉक्टर अली ने आपको बताया, इंडियन आर्म्ड सर्विसेज जो है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको इज्जत और पैसा दोनों मिल सकता है और
तकरीबन जितना उन्होंने एग्ज़ाम के बारे में बताया, इन सब एग्ज़ाम में से सबसे आसानी से आप जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी आदमी, जितने लोग आप बैठे हैं, कोई भी आर्मी में, जो मैं आर्मी बोलता हूं तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों को मिला के बोल रहा हूं, उसमें शामिल हो सकता है। आप लोग वैसे हिंदी मूवीज देखते हैं? देखते हैं? कितने लोग मूवी देखा है? उरी मूवी देखा है? उरी करके एक मूवी कोई देखा है? चलो, मैं मूवी के बारे में इसलिए बताया क्योंकि हम जो साउथ इंडियन स्टेट्स है, जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, यहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी के बारे में मूवी से ही पता लगता है, क्योंकि बाकी तो आर्मी का एक्शन इधर यहाँ नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने उसके बारे में पूछा। तो अभी ये देखते हैं कि कौन कौन अभी आर्मी में क्या क्या आपको ऑफर किया जाता है। जैसे मैंने बोला, पैसा और इज्जत मिलता ही मिलता है। उसके अलावा आप आर्मी में एक बार ज्वाइन करेगा, आपको जो पढ़ने लिखने में ज़्यादा अच्छा माहिर लोग हैं, उनको बहुत आगे तक पढ़ने का मौका मिलता है, देश में और विदेश में जाकर के। और एक और इससे भी बेहतर चीज़ है, जिसको खेल कूद अच्छा लगता है, उनको एकदम टॉप लेवल तक पहुंचने का मौका भी आर्मी देता है। जैसे आपको मालूम है, अभी ओलंपिक्स में, पिछले ओलंपिक्स जो हुआ था, उसमें नीरज चोपड़ा, किसी ने सुना है, जो गोल्ड मेडल लिया जावलिंग थ्रो में, वो आर्मी का आदमी है। उससे पिछले साल भी जो विजय कुमार लिया था, उससे पिछले साल जो राजवर्धन राठौर लिया था, ये सब आर्मी के लोग हैं। तो आर्मी में एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग दे करके, अगर आप में ऐसे कोई भी काबिलियत है, जो भागने का, दौड़ने का, जावलिंग, शॉटपुट कुछ भी हो, आप बेझिझक आर्मी में ज्वाइन कर लीजिए। आपको सबसे बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग आपको बाहर भेज के, देश में विदेश में भेज के भी ट्रेनिंग दिलाया जाएगा। नीरज चोपड़ा को विदेश में ट्रेनिंग दिलाया गया था, इस वजह से वो आदमी अपने देश के लिए सबसे पहला गोल्ड मेडल, एथलेटिक्स गोल्ड मेडल सबसे पहले उन्होंने जीत के लाया था। ठीक है, अभी वो दोबारा अगले साल अगले ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रहा है। तो देखा जाए तो आर्मी में, जैसे अली साहब ने बताया, एक खुशखबरी ये है, उन्होंने बताया कि यूपीएससी का हर एग्जाम में आपको डिग्री जरूरत है, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा खुशखबरी की बात यह है कि एनडीए एग्जाम देने के लिए, एनडीए एग्जाम आल्सो यूपीएससी ही कंडक्ट करता है, और एनडीए एग्जाम के लिए आपको डिग्री करने का कोई जरूरत नहीं है। आप 12th पास हो, आपको एनडीए एग्जाम दे सकता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी बोलते हैं, ये नेशनल डिफेंस एकेडमी जो पुणे में है, वहाँ 4 साल का ट्रेनिंग होता है। ठीक है, आपका 12 उसमें एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आपको एज लिमिट है 17.5 to 19.5। ठीक है, 17.5 साल से 19.5 साल तक जिसका भी आयु है वो एनडीए में भर्ती हो सकता है। लेकिन ये एग्जाम आप 11th में पढ़ाई करते हुए दे सकते हैं, क्योंकि एनडीए में एप्लीकेशन दे करके जैसे एग्जाम खत्म करेगा, आपका सिलेक्शन होगा, तकरीबन 1 साल लगता है। तो जब तक आपका 12th खत्म होगा तब तक आपका एडमिशन हो सकता है। और सीधा एनडीए में जाने के बाद क्या होता है कि उधर 3 साल आपको डिग्री पढ़ाया जाएगा, साथ मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाएगा, और उसके बाद 1 साल पूरा मिलिट्री ट्रेनिंग, और आप तकरीबन 20-21 साल में आप पूरा एक फौज का ऑफिसर बन के बाहर आ सकता है। और जितने लोग इधर बैठे हैं उनके लिए भी सबसे खुशखबरी की बात यह है कि पिछले साल 2022 में गवर्नमेंट ने एनडीए में लेडीज को भी लेना शुरू किया है एडमिशन। अभी ऑलरेडी 30 लेडीज अभी ट्रेनिंग चल रहा है। फर्स्ट बैच एनडीए में 30 लेडीज का चल रहा है अभी। ठीक है, तो ये, और अब सोचो 21-22 साल में अगर आप फौज में ऑफिसर बन के भर्ती हुआ है, तो सीधा आप लास्ट तक आपको 60 ईयर तक सर्व करने का मौका मिलेगा। आप जनरल सब बन सकता है, कमांडर बन सकता है। और जैसे मैंने बोला, इंडियन आर्मी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लीडर बनाता है। बाकी हर जगह में आप आईटी में जाओ, कहीं भी जाओ, सब आपको मैनेजर बनाता है, लेकिन मैनेजर से ऊपर बढ़ के लीडर बनाने वाला एक ही ऑर्गेनाइजेशन आर्म्ड फोर्सेस है। लीडर का मतलब है एकदम सामने खड़ा होकर के लीड करना। ठीक है, पीछे से धक्का नहीं मारता है। आर्मी ऑफिसर हमेशा सामने खड़ा रहता है। जैसे कारगिल वार का मूवीज आपने देखा होगा, आपने देखा ऑफिसर भी सबसे आगे जाता है और सबसे पहले गोली अपने ऊपर लेता है। ठीक है, सो ये एक तरीका है एनडीए में जाने के लिए। सिर्फ 12th का आपको रिजल्ट चाहिए, और आपका उम्र 19 साल से 19.5 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ऑफिसर बनने का और भी तरीका है।
एक तो अगर आपको 12th के बाद ही एनडीए एग्जाम का ये देने की जरूरत नहीं है। अगर 12th में आपको अच्छा मार्क 70% से ऊपर मार्क मिल गया और आपने शायद कोई जेई एग्जामिनेशन होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपने दिया हो, उसका रैंकिंग जो भी मिलता है, क्योंकि जेई में सबसे टॉप में आता है, आईआईटी वगैरह में चले जाता है, बट उसका रैंकिंग को भी काउंट करके आपको डायरेक्टली आर्मी में भर्ती हो सकता है। दिस स्कीम इज देयर वो +2 के बाद में। अगर जेई में आपको ठीक है 98% 99% नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं, आपको 70% भी मिल गया, आपको आर्मी में डायरेक्टली ऑफिसर बनने का चांसेस है। वो आपको लेता है, वो भी आपको 3 साल आपको ट्रेनिंग दिलाएगा, आपको डिग्री देगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का बीए डिग्री देगा, उसके साथ में आपको 1 साल का ट्रेनिंग के बाद ऑफिसर भी बना देगा। उधर भी 4 साल में आप ऑफिसर बन सकता है। ठीक है, अभी अगर 12th में आपको ये एनडीए एग्जाम वगैरह दे नहीं पाया, आपने डिग्री कर लिया, तो डिग्री करने के बाद जैसे साहब ने बताया कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन करके एक एग्जाम है, सीडीएसई एग्जामिनेशन, ये भी आर्मी में ज्वाइन करने का, ऑफिसर बनकर ज्वाइन करने का तरीका है। ये भी यूपीएससी कंडक्ट करता है साल में 2 बार, जैसे एनडीए एग्जाम भी साल में 2 बार होता है। ठीक है, और ये सीडीएस एग्जाम भी 2 बार होता है। ये एग्जाम भी होता है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए। इसमें आपको डिग्री पास होना जरूरी है, और डिग्री में कोई भी आप आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए चांसेस मिलेगा। और उसमें आपको सिर्फ इतना है कि ये सीडीएसई में 3 पेपर होता है, एक जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश। ये पेपर, और आपको टेक्निकल एंट्री लेना है तो उसके लिए एक जनरल साइंस भी होता है, 4 पेपर होता है, नहीं तो 3 पेपर। ये पेपर पास करो, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। ये भी आप डिग्री में फाइनल ईयर पढ़ते वक्त या डिग्री में आते ही 3rd ईयर आते ही आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसमें भर्ती हो सकता है। और इसमें आपको 18 महीने का ट्रेनिंग होता है IM में, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में। 18 महीने के बाद आपको सीधा कमीशन ऑफिसर बन जाएगा, और आज के तारीख में ही कमीशन होते ही आपका सैलरी 1 लाख से ऊपर है। और ये है सिर्फ तनख्वाह। बाकी आर्मी में आपको मालूम है, आपका रहने का, आपका कम्युनिकेशन, आपका टेलीफोन, आपका ट्रैवल, बहुत सारा फैसिलिटीज और भी, और मेडिकल, सब कुछ फैसिलिटी है। और आप फौज में भर्ती होते ही आपका ही नहीं, आपका फैमिली का भी पूरा देखभाल किया जाता है। पूरा ये फैसिलिटी आपका फैमिली को भी है। आपका फादर मदर के लिए मेडिकल कवर मिलेगा, आपका शादी हो जाएगा तो आपका वाइफ के लिए, सबके लिए। ठीक है, और ये अभी हो गया। और इंजीनियरिंग डिग्री अगर आपने पास किया है तो इंजीनियर के लिए एक अलग सा स्कीम है, उनको भी रिटर्न टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्मी में भर्ती होने के लिए, मैंने बताया एनडीए में भी भर्ती होने के लिए आपको रिटर्न टेस्ट है, और आपको कुछ फिजिकल मेजरमेंट है, इतना हाइट होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, और फिर आपका मेडिकल टेस्ट भी होता है। सेम वे सीडीएस में भी होता है, बट देन सीडीएस में और एनडीए में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का। बट ये जो स्कीम मैंने बताया, आपको 12th में आपको अच्छा मार्क मिला है, और अगर डिग्री में भी आपको अच्छा, आपने बीए या बीटेक या इंजीनियरिंग का कोई भी डिग्री किया है, आपको विदाउट एंट्रेंस एग्जाम डायरेक्टली इंटरव्यू में जा सकता है। अगर आप एनसीसी में हो, एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर है, आपको भी विदाउट टेस्ट डायरेक्टली इंटरव्यू में जा सकता है। ये सब मौका है आपको जाने के लिए। अभी ये सब हो गया आर्मी में ऑफिसर बन के भर्ती करने। और सीडीएसई में एज लिमिट है 21 और साल से 24 साल तक। ओके, 24 साल के बाद आपको सीडीएसई में आप एग्जाम नहीं दे पाएगा। फिर एक और तरीका है शॉर्ट सर्विस कमीशन। ये जो होता है OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मद्रास में होता है, उसके भी डिग्री के बाद आपको एग्जाम देना होता है। सिर्फ 2 पेपर पास होना होता है, वो भी सीडीएसई में ही है, सिर्फ एक जनरल साइंस और जनरल इंग्लिश। ये पेपर आपने पास किया, उसके बाद आपका अगेन आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू पास होने पर आपको मिल जाएगा वो 10 महीने के अंदर, 10 महीना आपको ट्रेनिंग होता है। 10 महीने के बाद आप सीधा ऑफिसर बन जाएगा, और इसमें आपको सिर्फ 5 साल नौकरी करना होता है। 5 साल के बाद आप फौज से बाहर आ सकता है, आर्मी ऑफिसर बन करके 5 साल के बाद, और आप और भी कुछ काम कर सकते हैं। और अगर आप 5 साल के बाद बाहर आएगा, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज बाहर मिलेगा, क्योंकि पूरा जितना इंडस्ट्री लोग है सब देख के बैठते हैं कि ऐसा आदमी हमें चाहिए जो फौज में 5 साल नौकरी किया है, ट्रेनिंग लिया है, उसको नौकरी देने के लिए।
अगर किसी वजह से कोई लोग अगर ये एनडीए एग्जाम दे नहीं पाया, पास नहीं हो पाया, या आपको डिग्री करने का नहीं, कुछ जल्दी नौकरी की जरूरत है किसी फैमिली में, उनके लिए आर्मी में ऑफिसर के अलावा भी बहुत सारे सिलेक्शन होता है। जैसे एक जवान का, ठीक है, जो रैंक होता है ऑफिसर में, क्या होता है कि आप लेफ्टिनेंट भर के होगा, ज्वाइन करेगा, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल, ऐसे ऊपर पर जाएगा। और दूसरा भर्ती होता है आर्मी में, उसको बोलते हैं सिपाही, बोलते हैं जनरल सर्विस में। सिपाही बन करके नायक, क्लास नायक, हवलदार बन के आप फौज में काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक जनरल कैटेगरी में आपको भर्ती लेने के लिए आपको 12 पास होना जरूरी है, ठीक है। 12 पास के बाद आपको भर्ती हो सकता है। कुछ ट्रेडमैन कैटेगरी होता है, जैसे कुछ ट्रेड का आर्मी में कुक बन के या ऐसे कुछ काम करके जाना, उसके लिए 10 पास भी काफ़ी है, 10 पास। अभी सर ने जैसे बोला ये अग्निवीर स्कीम, अभी ये स्कीम क्या है, इसमें कम से कम नॉर्मल स्कीम में आपको भर्ती करेगा तो आपको कम से कम 15 साल काम करना होता है। अभी हमारे से कई लोग इसलिए ज्वाइन नहीं करते, सोच के कि एक बार फौज में ज्वाइन किया तो बाहर आना मुश्किल है, क्या करेगा। तो उनके लिए अभी ये जो नया स्कीम है अग्निवीर स्कीम, इसमें आपका भर्ती हो सकता है 16.5 साल से लेके 17.5 साल से लेके 21 साल के एज में, 17.5 to 21 ईयर। इन 2023 में आपका अप टू 23 तक एडमिशन हो सकता है, अदरवाइज आपका 21 तक ही एडमिशन हो सकता है। और इसमें आपको सिर्फ 4 साल काम करना है, जैसे उन्होंने बताया है। और इसमें भी जनरल एंट्री के लिए आपको अप टू 45% मार्क मिलने से भी, 33 to 45% मार्क मिलने से भी आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आपको कुछ अच्छा पोस्ट में जाना है तो आपको कम से कम 60% मार्क, जो क्लरिकल पोस्ट में आर्मी में जो क्लरिकल जॉब वगैरह है उसके लिए चाहिए, तो आपको 60% मार्क चाहिए। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट, मैथ्स आपको पास है तो अगर 50% मार्क मिलने से उसको भी एक अलग दर्जा दिया जाएगा। तो ये भी लेडीज को भी लागू है। अग्निवीर में लेडीज को और जेंट्स को पूरा चांसेस है। और जैसे कि सर ने बताया 4 साल बाद आप बाहर आएगा तो आपको एक तो आज का तारीख में 11 लाख के, जब तक आप ज्वाइन करेगा बाहर आएगा, वो पैसा और बढ़ने का चांसेस है। और आपको कोई ना कोई अच्छा कंपनी में, जैसे भी ऑलरेडी टाटा ने, महिंद्रा ने सब ऑलरेडी बोल रखा है जितना भी लोग आएगा हम उनको नौकरी देंगे करके, ठीक है। तो सॉरी तो ये एक बहुत अच्छा मौका है आप सबके लिए, क्योंकि इज्जत से काम कर सकते हैं और काम करके बाहर आने के बाद भी आपको उतना ही इज्जत मिलेगा, ठीक है, और पैसा भी मिलेगा। तो और इसके ऊपर किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो सर लेट आउट। ओके, बैक टू अली साहब, थैंक यू। एक और चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर कई लड़कियाँ भी हैं, कि पहले के बनिस्बत जो नए अपॉर्चुनिटीज़ आला तालीम के लिए बने हैं उसमें ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर किसी वजह से आप 10वीं या 12वीं के बाद आप कॉलेज जाकर वहाँ पर क्लासेस अटेंड कर आप अपनी डिग्री नहीं हासिल कर सकते हैं, तो आप ओपन यूनिवर्सिटी के तहत आप एडमिशन ले सकते हैं। ओपन यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पॉपुलर जो है वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है दिल्ली की। उनके ब्रांचेस हर जगह हैं, चेन्नई में भी हैं, हो सकता है आपके करीब में भी कहीं हो। और आप अगर एक बार एनरोल कर लें तो सिर्फ आपको इम्तिहान के लिए जाना पड़ता है, आपको क्लासेस नहीं अटेंड करना पड़ता है, और जो डिग्री मिलती है। उसी तरीके से मद्रास यूनिवर्सिटी भी बहुत पॉपुलर है ओपन यूनिवर्सिटी कोर्सेज। हमारे बेंगलोर में मैं कई लोगों को जानता हूँ जो ओपन यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी के तहत ओपन यूनिवर्सिटी कोर्सेज में कामयाब हुए हैं। सिर्फ उनको एग्जामिनेशन सेंटर्स में इम्तिहान के वक्त जाना पड़ता है, बाकी वक्त जो है समझिए शादी भी हो गई, आपके अपना गृहस्थी है, आपके बच्चे हैं, जो कुछ भी है आप करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और आप जो है आला तालीम हासिल कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज। तो जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि अगर आप में ये जुस्तजू है, अगर आप ये बोलें कि नहीं मेरे वालिदैन में इतनी खूबी नहीं है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, कि नहीं मुझे तो कुछ कमाना है, मुझे वालिदैन बोले कि नहीं और हम 3-4 साल तुमको जो है कॉलेज वॉलेज नहीं भेज सकते हैं,
तो आप जो कुछ भी दूसरी एक्टिविटी है वो कीजिए, लेकिन तालीम को मत रोकिए। साथ ही साथ ओपन यूनिवर्सिटी कोर्सेज कीजिए, इतने सारे वैरायटी ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसकी फ़ीस जो है वो बहुत रीज़नेबल है। जो रेगुलर कॉलेजेस की फ़ीस होती है उसका 10% या 20% आपको पे करना पड़ता है यहाँ पर। तो इवन ये भी बहाना नहीं कर सकते कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी कोर्सेज आर अफोर्डेबल टू एवरी पर्सन। तो उस तरीके से इवन आपका अगर 10वीं आपकी कंप्लीट हो गई और उसके बाद आप स्कूल या कॉलेज नहीं जाना चाह रहे हैं, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है वो 12वीं का, 10वीं का भी और 12वीं का भी इम्तिहान करता है, जिसके लिए आपको स्कूल या कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार रजिस्टर कर लीजिए, आपको स्टडी मटेरियल आ जाता है, आप अपना बैठ के पढ़िए, असाइनमेंट्स कंप्लीट कीजिए और इम्तिहान के वक्त आप जाके जो है नियरेस्ट आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ जाके दे दीजिए, आपको 12वीं का सर्टिफिकेट मिल जाता है। जो 10वीं में फेल होते हैं उन लोगों को NIOS एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आप 5-6 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं 10th में और आप 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, तो NIOS ये मौका देता है कि आप कोई भी 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करके सिर्फ उन 2 सब्जेक्ट्स में आप एग्जाम दीजिए, आपको 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और NIOS इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इदारा है विच इज़ रिकग्नाइज्ड नॉट ओनली ऑल ओवर द कंट्री बट इवन आउटसाइड द कंट्री, इट इज़ ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड। सेम थिंग विथ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इज़ द बिगेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन द होल वर्ल्ड। और इतना उसका वो है, कई लोग जो हैं जो मिडल ईस्ट में है, गल्फ कंट्रीज़ में हैं, वो NIOS का एग्ज़ाम देते हैं। चंद कंट्रीज़ में एग्जामिनेशन सेंटर्स भी हैं NIOS के। अगर ना भी हों तो आप साल में एक बार आएँ, एग्ज़ाम दे दें, चले जाएं, फिर आप जहाँ रहना चाह रहे हैं, कोई गांव में रहता है, कोई बाहर मुमालिक में रहता है, तो उन सब के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इसीलिए मैं जो पहले कहा था उसी पॉइंट को लाकर मैं इस चीज़ को इंतखाब में लाऊंगा कि आप अगर अपने आप में ये कॉन्फिडेंस रखें, आप अगर अपने आप में ये जुस्तजू रखें, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज इस वक्त अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप पूछ सकते हैं, चंद मिनट हमारे पास हैं, मैं आपके जो भी सवालात हैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। उसके बाद अगर आपको किसी भी किस्म का सवाल जहन में आता है स्पेसिफिक एरिया में कि भाई मैं ड्राइंग और स्केचिंग में बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, इसको मैं करियर में कैसे बदल सकते हूँ, मेरे पास ये काबिलियत है, मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स में क्या करियर बन सकता है क्या? अगर ऐसे कोई भी आपके इंडिविजुअल सवालात आपके पास हों तो आप एक काम करें कि इंटरनेट में banjaraacademy.org इस वेबसाइट पे जाइए। एक ही लफ्ज़ है BANJARAACADEMY banjaraacademy.org ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप उस वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पर एक बटन है माई काउंसलर। आप उस बटन को दबाकर आप वहाँ पर अपना सवाल जो भी है, जो डाउट्स हैं, आप उसमें लिखिए। आपको अपना आइडेंटिटी या नाम बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये कहिए मैं 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ, मुझे इस चीज़ में शौक़ है, मुझे आप बताइए कि कौन से तरीक़े हैं, कौन से क्या मेरे लिए रास्ते खुल सकते हैं। हम जितने मेल्स आते हैं, हमारे पास काफ़ी मेल्स आते हैं, लेकिन हम ये हमेशा जुस्तजू करते हैं कि जितने भी मेल्स आते हैं हमारे पास, हम उन सब का जवाब देते हैं। कभी ओवरलोड हो गया तो थोड़ा डिले होगा 2-4-6 दिन, लेकिन इंशाल्लाह जवाब बराबर हम देते रहते हैं और देते रहेंगे। तो आप उस चीज़ का भी फ़ायदा उठाइए, जहाँ से जिधर से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, आप जितना हो सके इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। चूँकि मैंने जैसे आपसे कहा कि जो लोग सबसे ज़्यादा काबिलियत रखते हैं, नेसेसरी नहीं है कि वही जो है टॉप पे पहुँचे, या जिनको 90-95% मार्क्स आते हैं, या ज़रूरी नहीं है कि वही जो है काबिल बनते हैं या सक्सेसफुल होते हैं। जिन लोगों में कंसिस्टेंसी है, जुस्तजू है और एक जज्बा है कि हाँ मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है और मुझे अपने आप को काबिल बनाना है। अगर आप लड़की हों और आप
आगे चल के सिर्फ आप होम मेकर रहना चाहते हैं कि मैं अपने फैमिली और अपने बच्चों की देखभाल करूंगी, तो भी कोई बात नहीं है। तालीम हासिल अगर करें आप तो वो वेस्ट नहीं जाता। आपके बच्चों को आप बेहतर तालीम दे सकेंगे अगर आप खुद तालीम याफ्ता हों। तो उस तरीके से कई ऐसे उसके फ़ायदे हैं जिसको मैं चाहता हूं कि आप इस स्टेज पर, चूँकि आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, आपको बहुत मौका है, आप इस मौके का फ़ायदा उठाइए। जहाँ पर जैसे भी हो सकता है आप एक एक कदम आगे बढ़ते जाइए और इंशाअल्लाह हर एक यहाँ जो बैठा हुआ है या बैठी हुई है उनमें कोई ना कोई एक रास्ता निकल आएगा कि जिसमें कि ये मेरे लिए सही तरीका है या ये मेरे सही राह है और मैं ये करियर में आगे बढ़ सकते हूँ। तो हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले कुछ सवालात पूछ सकते हैं लोग? हाँ, तो चलिए चंद मिनट बाकी हैं, आप बताएं आपके पास क्या सवालात हैं जो कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जैसे कि आपने बताया कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में, जी। अब उसके लिए भी हमको कुछ टीचिंग के लिए कोर्सेज ज्वाइन करना पड़ेगा ना जी, सर? जी। अब उसमें बेहतर कौन सा रहेगा सर? अब दूसरा, अगर हम कोई और एकेडमी ज्वाइन करें तो वो बोलते हैं कि आप पहले ज्वाइन हो जाइए, पैसे बन दीजिए, फिर हम आपको टीचिंग करें। हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेहतर है सर? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर कोई प्राइवेट कोचिंग सेंटर आप ज्वाइन करते हैं तो उनसे पूछिए कि आपके जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उन लोगों में कितनों ने कामयाबी हासिल की। आप उनमें मुझे नाम बताइए, उनकी आइडेंटिटी बताइए और हो सके तो उनका फ़ोन नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। अगर वो जेन्युइन है तो वो झिझकेंगे नहीं, वो बताएंगे कि भाई ये है, ये लोग हैं। अगर वो ना बता सकें तो उनके बात पे मत जाइए। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे इदारे हैं जो फ्री कोचिंग देते हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए। उसमें से एक है मानू, मौलाना आज़ाद नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, हैदराबाद में है ये। मानू में सिविल सर्विसेज कोचिंग होनहार लड़के और लड़कियों के लिए फ्री में दी जाती है और रेसिडेंशियल अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि इट्स ए नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उनकी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आती है। और चूंकि वो उर्दू यूनिवर्सिटी है, प्रेफरेंस इज़ ऑलवेज गिवन टू उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स। यहाँ तक कि मैं बताऊँ कि अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस में नहीं भी जाना है तो ग्रेजुएशन करने के बाद कई लोग चाहते हैं कि अगर मुझे आला ओहदे पे जाना है तो मुझे MBA करना है। MBA एक ऐसा डिग्री है जिससे कि आप जो है तरक्की कर सकते हैं और हायर मैनेजमेंट पोजीशंस पे जा सकते हैं, राइट। मानू का जो MBA है, इट इज़ द चीपेस्ट इन द कंट्री। उमूमन आप किसी भी B स्कूल में जाएंगे और पूछेंगे कि मुझे MBA करना है तो वो लाखों में फ़ीस लेते हैं। मानू की फ़ीस बिल्कुल नॉमिनल है और उसमें भी स्कॉलरशिप दिए जाते हैं जो गरीब तबके से आते हैं। उसी तरीके से दिल्ली में जो हमदर्द यूनिवर्सिटी है, उनका एक इदारा है तालीमाबाद। वो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ क्योंकि कई बार मैं विज़िट किया हूँ। मेरी ओन भाभी जो हैं वो और उनके भाई उसके ज़िम्मेवार हैं, उसको चलाते हैं। वहाँ पर भी यही है कि जो टैलेंटेड लड़के या लड़कियाँ हैं जो सिविल सर्विसेज में काम करना चाहते हैं, उनको सेलेक्ट किया जाता है, उनको रेसिडेंशियल अकोमोडेशन दिया जाता है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तालीमाबाद के भी कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अगर IAS के लेवल पे नहीं भी हासिल किए तो प्रोविंशियल सर्विसेज यानी स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव या पुलिस सर्विसेज हैं उनमें कामयाबी बहुत लोगों ने हासिल की है। मैं खुद उनकी लिस्ट देख कर आया हूँ, पिछले 3-4 महीने पहले मैं लास्ट विजिट वहाँ पर किया था। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को रखें। और आप ये जानते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ गिवन ऑर्डर्स के एजुकेशन शुड बी एनकरेज इन मदर टंग। तो एक के बाद एक कई ऐसे कॉलेजेस, इदारे, सेंटर्स और एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिसमें आप उर्दू में भी आप जो है compete कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेज़ी में ही आप जो है वो एग्ज़ामिनेशन पास करें, आपको एडवांटेज होता है। तो इस तरीके के कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उसको हासिल कीजिए। और किसी और का सवाल हो तो पूछिए। हाँ जी, एक हाथ वहाँ पर पीछे।
हाँ, यूपीएससी का एग्जाम साल में सिर्फ एक ही बार होता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर इन अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर यूपीएससी में जो प्रीलिम एग्ज़ाम होता है उसमें तो लैंग्वेज एग्ज़ाम नहीं होता जी। उसमें इंग्लिश या हिंदी में ही देना होता है ना? हाँ, बेसिक एग्जाम इज हेल्ड फॉर यूपीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जाम इज हेल्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश, और मेन एग्ज़ाम में ऑप्शनल होता है। जी हाँ, तो मालूमात कीजिए आप। मैं बोल रहा हूँ ना कि ये मत सोचो कि इसमें मुझे नहीं मिल सकता है क्योंकि मैं उर्दू मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो आप ढूंढिए वहाँ पर जो एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जहाँ पर उर्दू में भी आप जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। कई हैं ऐसे, आप थोड़ा सा जुस्तजू करके आप मालूमात करने लगिए तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। सर IAS कोचिंग के लिए कोचिंग करना ज़रूरी है? मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि कोचिंग से फ़ायदा होता है, लेकिन मैं ये भी कह दूं आपको कि ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग करना। अगर आप में खुद में एक जुस्तजू है और अगर आप मालूम कर सकते हैं, आपके सीनियर्स से मिलके आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि आपने क्या क्या तैयारी की और उसी तरीके से तैयारी करें। मेरे अपने बड़े भाई जो है IPS में क्वालिफाई हुए और उसके बाद बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर थे, महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल पुलिस होकर वो रिटायर हुए और उन्होंने कोई कोचिंग नहीं की और वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे। इंजीनियरिंग करने के बाद उनमें ये ख्वाहिश हुई कि मुझे भी जो है यूनिफॉर्म सर्विस, पुलिस सर्विस में जाना है। पहली बार फेल हुए, कोई बात नहीं, उससे सबक सीखा उन्होंने। सेकेंड टाइम जब अटेम्प्ट किए तो ही गॉट क्वालिफाइड एंड ही सर्व्ड फॉर 36 ईयर्स इन दी इंडियन पुलिस सर्विस। जज़ाकल्लाह सर। और बताइए। अच्छा मौका है, कोई डाउट्स हों आपके तो पूछ लीजिए, जो कुछ भी मेरे से हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हमारी तालिबात जो हैं, चंद तालिबात ऐसे होते हैं जो 10वीं जमात ख़त्म करने के बाद ठहर जाती हैं जी, और उसके बाद हमारे पास आकर पूछती हैं अगर हम +2 लिखना चाहते हैं या +1 लिखना चाहते हैं तो क्या हम उन तालिबात को ये हिदायत दे सकते हैं कि ये नहीं वो इसे लिख सकते हैं? जी हाँ, वही तो मैं आपसे कह रहा था। नहीं सर, मेरा कहना यह है कि क्या वो 11th भी लिखना है और 12th भी लिखना है? नहीं, जैसा कि अगर आप NIOS नेशनल, क्योंकि अब जो है 11th स्टैंडर्ड भी पब्लिक हो गया है ना सर? जी हाँ जानता हूँ मैं, इसलिए या 11th और 12th दोनों लिखना है ये सर? अगर आप स्टेट लेवल के करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं तो 11th और 12th दोनों में जो है अपीयर करना है और आपको पास होना है। लेकिन अगर आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में अगर आप रजिस्टर करें अपना नाम जी, और आपका 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट बताएं, जी, जस्ट पासिंग मार्क काफ़ी है। ये नहीं कि आपको 60% चाहिए, 80% चाहिए। अगर आप पास कर चुके हैं और आपके पास 10th स्टैंडर्ड का मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। लड़कियों के लिए फीस में भी कंसेशन है, वैसे भी उनकी फीस बहुत लो है, लड़कियों के लिए और कम है उनकी फीस। आप रजिस्टर करें और 1 साल का वक्फा छोड़ते हुए अगले साल आप एलिजिबल हो जाते हैं स्ट्रेट अवे 12वीं का इम्तिहान देने के लिए। तो एक ही एग्ज़ाम देकर आप 12वीं क्वालिफाई कर सकते हैं। जी सर, और एक डाउट है सर, अगर उन तालिबात साइंस में लेना चाहते हैं हिस्सा, साइंस ग्रुप लेना चाहते हैं, तो क्या वो लोग प्रैक्टिकल को भी अटेंड करना पड़ेगा? साइंस, हाँ, साइंस में प्रैक्टिकल अटेंड करना ज़रूरी है। तो कहीं भी आप जाकर वो प्रैक्टिकल सीख सकते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ मैं जो किसी प्राइवेट इदारे या किसी छोटे मोटे कॉलेज में जाकर जो प्रैक्टिकल्स की ट्रेनिंग है वो वहाँ पर कर लेते हैं और उनको प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम देना पड़ता है। कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। सर वो प्रैक्टिकल के लिए क्या वहीं पे जाना है, हैदराबाद ही जाना पड़ेगा या हमारे कौन से भी सेंटर में लिख सकते हैं सर? जो आपका सेंटर मुकर्रर होता है, जो करीबी सेंटर है वहाँ पर आपको जाना पड़ता है। तो आप मालूम कीजिए कि वनियामाड़ी से सबसे करीबी कौन से सेंटर्स हैं और आप जाइए। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे तालिबात ऐसे आते हैं। बहुत अच्छा है, आप उनको एनकरेज कीजिए, करना पड़ता है, एनकरेज कीजिए आप। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।